Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, कल मैंने इसी टॉपिक पे एक वीडियो पोस्ट की थी जिसे यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। रीज़न क्या था कि ये वायलेंट है, जबकि मैंने किसी को गाली भी नहीं दी थी, ना किसी के बारे में गलत बोला था। हाँ, सच्चाई ज़रूर बताई थी, जिसे शायद बीजेपी आईटी सेल और शांति दूतों को पसंद नहीं आया और उन्होंने मास रिपोर्टिंग की। खैर, यूट्यूब ने आज उसे रीस्टोर कर दिया और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, आप देख लेना और ये बताना कि मैंने क्या उसमें गलत बोल दिया। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। अब जो ये मामला है निकिता तोमर का ही, इसमें जो डिफरेंट एंगल सामने आ रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल भी है, रिलीजियस भी है और सोशल भी है। अब जो ये मामला है तौसीफ का, तो आप इसे आइसोलेशन में नहीं देख सकते, क्योंकि ये वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है जिसे काफ़ी पहले छेड़ी जा चुकी है। अगर आप कल की ही बात करें तो बाकी जगह और जो घटनाएं हुई है, अब आप रायबरेली के ले लें, वहाँ एक लड़की को मोहम्मद मौसे या मौजे कुछ ऐसा ही नाम था, उसने उस लड़की के ऊपर दबाव बनाया, ठीक ऐसे ही कि तुम मेरे से शादी कर लो। लड़की ने मना कर दिया, उसने उसके घर में घुसकर गोली मार दी। लड़की अभी जीवन और मौत की जंग लड़ रही है। उसके बाद अयोध्या, वहाँ ज्योति नाम की लड़की की हत्या कर पेड़ से टांग दिया गया। मारने वाला कौन था? नसरुद्दीन। दिल्ली की ही बात करें तो महेंद्र पार्क में मोहम्मद चांद, हसीन, शहनवाज और आफाक ने एक मामूली सी डीजे विवाद को लेकर सुनील, सुशील और अनिल तीनों भाइयों को चाकुओं से गोद दिया, जिसमें सुशील की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी दो जीवन और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उधर सूरत की घटना की बात करें, जहां मोहम्मद आलम नाम का व्यक्ति संताराम गोस्वामी की औरत के साथ संबंध बनाना चाहता था और उसके लिए वो दबाव डाल रहा था। जब संताराम गोस्वामी ने उसका विरोध किया, उसके घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी गई। हर जगह मरने वाला कौन है? हिंदू। और मारने वाले कौन है? अब आप नाम से पहचानो। तो ये पूरी तरह से इनका एक प्लानिंग है, क्योंकि ये जो इन्हें दीनी तालीम दी जा रही है उसका सीधा सा फंडा है, काफिर की हत्या जायज़ है। अब और तुम दूसरों को कन्वर्ट करते हो, यही तुम्हारा धर्म है और वो उस अपने एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। अब निकिता तोमर वाले मामले में आते हैं तो इस मामले में देखेंगे, उसका 2018 में अपहरण हुआ था। उसकी मां ने लड़की के ऊपर दबाव बनाया कि अब तुम्हारा अपहरण हो चुका है, ये जानकर तुमसे कौन शादी करेगा? तुम धर्म परिवर्तन कर लो और इससे शादी कर लो। आप इमेजिन करें, कोई दूसरा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। वो अपराधी जिसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि इसकी वजह से मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया और ये दूसरे से शादी करना चाहती थी, इसकी वजह से मैंने इसकी हत्या कर दी। और उसने लड़की की हत्या करने से एक दिन पहले भी कॉल किया था, जिसमें उसने फिर से दबाव बनाया था कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो। तो फिर ये धर्म परिवर्तन का जो खेल है, ये है क्या? ये लफ्ज़ियात जो है, ये पूरी तरह से टेररिज्म है, जिससे लोग दहशत में आ जाए। टेररिज्म का सिंपल मतलब है कि आप ऐसा कृत्य करो जिससे पूरी सोसाइटी दहशत में हो। अब ये जो घटना हुई है, इसके बाद अगर किसी की भी लड़की एग्ज़ाम देने जाए, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, तो उसके मन में डर तो होगा कि शायद उसकी लड़की का भविष्य निकिता वाली ना हो। अब बात करें पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल आपको पता है कि कांग्रेस इस देश की ऐसी गंगोत्री है जहां हर कुकर्म जाकर मिलते हैं। उसका भी कांग्रेसी परिवार से ताल्लुकात है। उसका चचेरा भाई मोहम्मद आफ्ताब कांग्रेस का विधायक है। उसका दादा कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुका है। और ये जो पूरा पेड़ है, जो डेली कहीं ना कहीं क्राइम होते हैं, करने वाले कौन है और पीड़ित कौन है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस पेड़ को कांग्रेस ने तैयार किया। अगर बीजेपी की आप बात करें तो बीजेपी ने उस पेड़ को खाद और पानी देने का काम किया। अंतर कुछ भी नहीं है। इस मैटर पे दोनों एक जगह है। तभी तो बीजेपी के एक नेता ने आरोप लगाया है कि 2018 में लड़की खुद की मर्जी से गई थी। उनको कौन समझाए जब पुलिस केस होता है
केस जब वापस लिया जाए उस समय आपसी सहमति उसी आधार पे होती है कि लोग जाके पुलिस में ये बोले कि हाँ अपनी मर्जी से हुआ था और मैं इसे वापस लेना चाहता हूँ। ये तो बोल नहीं सकते थे कि हाँ अपहरण किया था और तुम केस वापस ले लो। उसका ये आधार बनाकर लड़की को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, एक मृत लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि परिवार अपनी लड़की को गंवाने के बाद भी आज दहशत में है। वो परिवार उस समय क्या किया होगा, उसके ऊपर दबाव बनाया गया होगा और इसको लेकर ये लोग आधार बना रहे हैं। और ये सारी जो घटनाएं हैं सिर्फ हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रही है? दूसरी बात, हिंदुओं का ही धर्मांतरण क्यों होता है? क्योंकि इस देश में या कहीं भी हिंदू सिक्योर नहीं है, क्योंकि जो सेकुलरिज्म है उसको हिंदुओं के खून से सींचा गया है। अदर में कहीं वो अगर कन्वर्ट होता है तो उसको सिक्योरिटी मिल जाता है कि ये संस्थान, मीडिया, सेलिब्रिटी सब उसके लिए खड़े होंगे। लेकिन अगर वो हिंदू है तो उसके लिए कोई हिंदू खड़ा नहीं होगा। यही वजह है कि हिंदुओं के धर्मांतरण होते हैं और उनके खिलाफ अत्याचार होते हैं और ये लगातार जारी है और सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। रही बात जस्टिस की, तो सब लोग 2-4 दिन तक याद रखेंगे, इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, फिर भूल जाएंगे। फिर कोई ऐसी घटना होगी जो लाइमलाइट में होगी, उसको लेकर मैं भी बात करूंगा, आप भी बातें करेंगे। तो ये कब तक चलता रहेगा? और हम लोग भाईचारा की उम्मीद उनसे क्यों करते हैं जो अपनी बहन का भाई नहीं हो सकते? वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? फ्रांस में एक घटना हुई, फ्रांस ने पूरी तरह से इनकी नकेल कस दी, लेकिन इंडिया में रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। और सरकारें जो हैं वो अपना खानापूर्ति कर रही हैं, जैसा कि इस मामले में भी हो रहा है, पहले भी हुआ था और आगे भी होता रहेगा। तो ये हम लोग कब तक सहते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। इसका एकमात्र समाधान है आर्थिक बहिष्कार। उसको करने से भी आप डरते हैं, जबकि वो आपका कंज्यूमर राइट है कि अगर आप किसी से कुछ परचेज करते हैं तो आप उसकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। हाँ, कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पुलिस टॉर्चर करती है आपको, तो आप अपनी राइट्स के लिए लड़े। मरने से अच्छा है ना कि पुलिस से आप लड़ लें। पुलिस क्या करेगी और ये सिस्टम क्या कहेगा? जब ये कानून है तो हम कानून को क्यों नहीं फॉलो करेंगे? अब बात है कि हमारी भोलेपन की, तो हम रावण को तो जलाएंगे, लेकिन रावण के वैचारिक वंशजों से आत्मीयता की उम्मीद करेंगे। और ऐसी शक्तियों को पहचानना ही सबसे बड़ा अपने आप में समाधान है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।